हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो आपका विषय हिंदी साहित्य है, इसकी तीसरी इकाई यानी खंड 3 में पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसके 2 भाग काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड चल रहा है। गद्य खंड का पहला पाठ जिसका नाम है गुल्ली डंडा, ये कहानी है। यद्यपि पूर्व की वीडियो में मैंने पाठ आपको पढ़ा है, उस पर चर्चा हुई है। अब इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं, जिनमें बहुविकल्प अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको समझा दिए हैं, बता दिए। इसके बाद में आगे प्रश्नों का प्रकार है, वो है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न भी मैंने 2 आपको करवा दिए हैं। अब देखिए बेटा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक रखिए अपने सामने, अपने हाथ में। उस पाठ को निकाल करके, गुल्ली डंडा पाठ को निकाल करके इसके प्रश्नों पर आप अपनी नजर जमाइए और ध्यान दीजिए बेटा। यहां आपको लघुत्रात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है खेल में पदने से बचने के लिए कथानायक क्या चालें चलता है। खेल में पदने से बचने के लिए ये प्रश्न है बेटा, खेल में पदने से बचने के लिए कथानायक क्या चालें चलता है। देखिए बेटा, पाठ का अध्ययन किया है हमने। पाठ का अध्ययन करने के बाद में हम ये भली भांति समझ चुके हैं, ऐसा घटनाक्रम, ऐसी बात आई है बेटा कि स्वयं जो लेखक है यानी कथानायक है, वो पदने के लिए गुल्ली डंडा खेल जो है, जिसमें गया और 2 ये खेल रहे होते हैं, उसमें वो बचने के लिए कुछ चाल चल रहा है। पदने से बचने के लिए, बचाव के लिए। पहले बात तो ये बेटा, लेखक कभी नहीं चाहता, कथानायक कभी नहीं चाहता कि खेल में उसको पदाया जाए। का प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप लिखोगे कि वह नहीं चाहता, यानी लेखक नहीं चाहता है, कथानायक नहीं चाहता है कि खेल के अंदर उसको पदाया जाए, यानी वो पदना नहीं चाहता उसे बचने के लिए। इसके अलावा बचने के लिए तरह तरह की वो चालें चलने लगता है, जिनमें अपने जो मित्र है उसका नाम गया है। जब उसकी बारी आती है लेखक की पदने की, तो वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अमरूद खिलाए थे, अमरूद खिलाए थे। उसकी याद दिलवाता है उसको याद दिला करके, ऐसा कह करके, और वो पदने से बचने के लिए करता है। फिर इसके बाद में बच जाने पर भी वो डंडा चलाता है। ये भी उसकी चाल का हिस्सा है, यानी बच जाने पर भी वो क्या करता है, डंडा चलाता है। गया के खेलने की बारी नहीं आने देता है। क्यों? गया खेलेगा तो उसको पदना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी बारी नहीं आने देता है। गिल्ली थोड़ी दूर गिरती है तो स्वयं उसको उठा लेता है। ये उसकी चाल है बेटा। गिल्ली थोड़ी दूर गिरती है तो गिरने पर वो खुद उठा लेता है और 2 बार उस पर डंडा मारता है। ये उसकी चाल है। गिल्ली के डंडे पर जब लगती है तो भी वो अनजान बना रहता है। गिल्ली के डंडे पर लगने पर भी वो जानबूझ करके अनजान बनता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अंधेरे का बहाना बना करके कि अब कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो गया है, तो ये अंधेरे का बहाना बना करके वो पदने से बचना चाहता है। ये है उसकी चाल।
ध्यान में आई होगी बेटा, एक बार फिर सुन लीजिए। वो नहीं चाहता कि खेल के अंदर उसको पदाया जाए, इसलिए वो तरह तरह की चालें चलने शुरू कर देता है, जिसके अंदर वो गया को पहले खिलाया गया जो अमरूद था उसकी याद दिलाता है, और खेल से बचने पर वो डंडा भी चलाता है, गया के खेलने की बारी नहीं आने देता है, गिल्ली के थोड़ी दूर गिरने पर वो खुद उसको उठा लेता है और 2 बार उसके ऊपर डंडे से प्रहार करता है। गिल्ली के डंडे पर लगने पर भी वो जानबूझ करके अनजान बना रहता है, अंधेरे का बहाना बना करके और पदने से बचना चाहता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो। तो समझ गए होंगे। इसके बाद में फिर आगे प्रश्न संख्या लघुतरात्मक प्रश्न की 4। इसमें देखिए बेटा, कथा नायक के अनुसार बच्चों में कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती? कथा नायक के अनुसार बच्चों में कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती? जो बड़ों में नहीं होती है। सोचने की बात है बेटा, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। पाठ पढ़ा है, पढ़ने के बाद में सारी बातें जो प्रश्नों में पूछी गई है वो पाठ के अंदर है बेटा, उसके अलावा नहीं है बेटा। ध्यान दीजिए, कथा नायक के अनुसार प्रश्न है कि बच्चों में कौन सी शक्ति है जो बड़ों में नहीं होती, बच्चों में होती है। देखिए बेटा, इस पाठ को पढ़ने के बाद में कुछ सामान्य बातें सामने उभर करके आई है। पहली शक्ति तो ये कि बच्चे जो होते हैं वो झूठ को आसानी से सच बना देते हैं। ध्यान देना, बच्चे झूठ को आसानी से बड़ी सहजता के साथ उसको सच में बदल देते हैं या बना देते हैं। इस प्रकार की शक्ति, झूठ को आसानी से सच में बदलने की जो शक्ति है वो बड़ों में नहीं होती है बेटा। छोटे बच्चों के अंदर जितनी सहजता, जितनी आसानी बच्चों में होती है, इस प्रकार के कौशल में वो बड़ों के अंदर नहीं होती है। और बड़े सत्य को क्या बना देते हैं? झूठ बना लेते हैं। परंतु बच्चों की तरह झूठ को सत्य नहीं बना सकते हैं। ये शक्ति होती है। इनसे देखिए एक बार है, बच्चे झूठ को आसानी से, सहजता से, सरलता से सच बना देते हैं। क्यों? बोलने का लहजा, मासूमियत, कई चीजें उनके पास होती है उम्र के अनुसार बेटा, और उस हिसाब से वो झूठ को सत्य के अंदर बदल देते हैं। बड़ों में इस प्रकार की शक्ति कभी भी नहीं होती है। बड़े तो सत्य को झूठ बना देते हैं। बड़े क्या करते हैं? सत्य को झूठ बना देते हैं, परंतु बच्चों की तरह झूठ को सत्य वो नहीं बना सकते। तो ये है बेटा इस प्रश्न का उत्तर है, कथा नायक के अनुसार बच्चों में कौन सी शक्ति होती है जो बड़ों में नहीं होती है। ये वो शक्ति है बेटा, झूठ को आसानी से, सरलता से, सहजता से उसको सत्य बना देते हैं। बड़ों में ये शक्ति नहीं होती। बड़े तो सत्य को झूठ बना देते हैं, परंतु बच्चों की तरह झूठ को सत्य नहीं बना सकते। इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में फिर आगे प्रश्न संख्या 5। देखिए बेटा, कथा नायक और गया के बीच कथानायक और गया के बीच मृतियां सजीव होने में कौन सी बात बाधा बनती है और क्यों?
देखिए बेटा, प्रश्न को समझिए। कथा नायक और गया के बीच स्मृतियां सजीव होने में कौन सी बात बाधा बनती है और क्यों? अब सोचने की बात है कि कथा नायक है और गया के बीच में स्मृतियां सजीव, स्मृतियां पुरानी यादें हैं, वो ताजा होना बेटा। और ये पुरानी यादें कब ताजा होती है? अब आप सोचो बेटा, कहानी को पढ़ा है, पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी बेटा, पुरानी यादें ताजा कब होती है? भाई, जो कथा नायक है वो बड़ा होकर के इंजीनियर बनकर के उस गांव के अंदर आता है, वहां देखता है छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं, उनसे वो संपर्क करके और गया के बारे में पूछताछ करता है। बच्चे उसको बता देते हैं, बच्चों को बुलाने के लिए भेजता है और बच्चे उसको बुला करके लेके आते, दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है। आगे बेटा उसी प्रसंग के ऊपर, उस जगह पर आगे कि नहीं आगे? अब वो अपने साथियों के पुरानों के नाम लेता है, उनमें से वो कहता है कोई मर गया है, कोई डाकिया बन गया है, खुद है वो घोड़ों की देखभाल कर रहा है। बातें आई कि नहीं आई बेटा? यही वही है। अब यहां बाधा की बात है बेटा, देखिए। अब कथा नायक है, उत्तर लिखते समय बेटा, कथा नायक है वो एक क्या बन जाता है? बड़ा अफसर बन जाता है बेटा। आगे चल करके कथा नायक है वो बड़ा अफसर बन जाता है, यानी इंजीनियर बन जाता है। और जो गया था वो मामूली सा एक क्या था बेटा? साइस था, साइस। घोड़ों की देखभाल करने वाला, अस्तबल के अंदर जहां घोड़े रहते हैं, बंधे होते हैं, तो उन घोड़ों की वो देखभाल करता है, उसको क्या कहते हैं? साइस कहते हैं। तो वो एक क्या था बेटा? साइस था। अब दोनों के बीच में कौन सी बाधा, कौन सी बाधा है बेटा? ये है कथा नायक का, इंजीनियर का जो पद है, पद और प्रतिष्ठा। बाधा के बीच कौन सी बाधा है? पद और प्रतिष्ठा। पद और प्रतिष्ठा, ये उन दोनों के बीच में क्या बन जाती है? पद और प्रतिष्ठा बाधा बन जाती है। जब ये अंतर गया के सामने आया तो वो समझ जाता है बेटा कि अब बचपन की तरह उसमें समानता नहीं। भाई, जब ये अंतर एक प्रकार का जो था वो गया के सामने आया तो वह समझ गया कि वो बचपन की तरह उसमें समानता नहीं थी। क्यों? वो तो घोड़ों की देखभाल करने वाला एक छोटा सा है, और उसका मित्र यानी जो स्वयं लेखक है वो एक बहुत बड़ा क्या बन गया है? अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया है वो। तो यहां वो संकोच करता है बेटा। तो जब ये अंतर है गया के सामने आया तो वह समझ गया कि अब बचपन की तरह उनमें समानता नहीं थी, इस कारण उनकी स्मृतियां सजीव नहीं हो पाती। बात आगे होगी सुनने बेटा। तो इस तरह से आप इन लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर है वो स्वयं लिख सकते हो। अब इसके बाद में आगे जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न है। और इन प्रश्नों के उत्तर है वो विस्तार से लिखने होते हैं बेटा। शब्द सीमा इनकी बढ़ जाती है, 60 शब्द से ऊपर हो जाते हैं। तो यहां जो निबंधात्मक पहला प्रश्न है वो है गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि
गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। देखिए बेटा, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य और मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध कौन से होते हैं? प्राकृतिक, या फिर यहां हम कह सकते हैं बेटा स्वाभाविक जो संबंध होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं। पाठ का अध्ययन किया, अध्ययन के बाद में मूल बात हम सबके समझ में आ गई बेटा। इससे पूर्व के प्रश्न के बीच में भी हम पढ़ चुके हैं कि पद और प्रतिष्ठा है वो दोनों मित्रों के बीच के अंदर अंतर है, उसको बढ़ाया है, उसको कम नहीं किया बेटा। प्रकृति का कारण है बेटा, या प्रकृति के अनुसार हम कह सकते हैं कि बचपन जीवन की एक वो अवस्था है, बचपन है यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें प्रेम और अपनापन, दो चीज बेटा, प्रेम और अपनापन, ये दोनों प्रेम और अपनापन की जो भावना है ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है बेटा। ध्यान देना बेटा, बचपन जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रेम और अपनापन जो होता है, अपनत्व जो होता है, इसकी जो भावना होती है वो स्वाभाविक होती है, यानी स्वभाव में होती है बचपन के अंदर ही। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समाज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये चीज चली आती है उनके साथ। बच्चों के बड़े होने पर, सामाजिक जीवन में प्रवेश करने पर वो सबसे प्रेम करते हैं, सबको सबसे प्रेम करने और सबको बराबर या समान समझने की भावना अब गौण होने लगती है। पहले बचपन की अवस्था में प्रेम और जो अपनापन हुआ करता था वो बड़े होने पर नहीं, कि बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास दोनों होते हैं। अब बचपन की अवस्था होती है, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जैसी हीन भावना नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, समाज में हम प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, स्वार्थ आदि भी तो पनपते हैं। और इनके चलने से ये सबसे प्रेम करने और सबको समाज समझने की जो भावना होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। प्रेम हम उन्हीं से करते हैं जहां हमारा स्वार्थ पूरा होता है, अन्यथा हम नहीं करते, स्वार्थी बन जाते हैं बेटा। मनुष्य के बीच ऊंच नीच, छोटा बड़ा आदि का भेदभाव और असमानता सामाजिक परिस्थितियों की देन है बेटा। हम कह सकते हैं बेटा, मनुष्य के बीच में छोटा बड़ा होना, ऊंच नीच आदि का भेदभाव और जो यह असमानता है समाज के अंदर, ये सामाजिक परिस्थितियों की देन है।
क्यों? समाज में प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे वो बड़े होंगे सीखेंगे, जैसे बड़े कर रहे हैं उनका वो अनुकरण करेंगे, फिर वो सीखेंगे और उसी चीज को वो अपना लेंगे। जबकि होता क्या है, बच्चे खेलते हैं, छोटे होते हैं, उस समय उनके अंदर ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं होता है, आपस में घुल मिल करके एक होकर के खेलते हैं, पूरी तरह से वो खेल में एक दूसरे के प्रति तन्मय हो जाते हैं। तो ये ऊंच नीच की बात है, छोटे बड़े होने की बात है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ऐसा जो भेदभाव है और ये असमानता है, ये सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर है, बहुत कुछ निर्भर करती है। जैसे समाज की परिस्थितियां, जैसा माहौल बच्चे को मिलेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्यंभावी पड़ेगा बेटा। जो बच्चे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, उनके बचपन में जो समानता और अपनापन होता है वह बड़े होने पर समाप्त हो जाता है। जो बच्चे बचपन के अंदर साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, बचपन में जो समानता और अपनापन होता है वह बड़े होने पर समाप्त हो जाता है। उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा होकर के अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में प्रवेश करता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई समाज सेवक बन जाता है, कोई राजनीति में चला जाता है, कोई अपना व्यवसाय करता है, कोई किसी क्षेत्र के अंदर, कोई किसी क्षेत्र के अंदर। तो समाज के इन क्षेत्रों में मतलब कोई अगर बड़ा अधिकारी बनता है या और कोई ऊंची जगह चला जाता है, पद और प्रतिष्ठा पाकर, या आर्थिक पक्ष उसका मजबूत हो जाए, अधिक कमाई उसको होने लग जाए, तो भी वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। मतलब ऐसी स्थिति के अंदर अधिक रुपया पैसा कमा करके, अधिक कमाई करके राजनीति में या और कोई समाज आदि की सेवा में या कोई बड़ा अधिकारी बन करके वो अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, यानी दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाता है, बड़ा मानने लग जाता है। और बड़े मानने का मतलब है उसके भीतर क्या आ जाती है, अहम की भावना आ जाती है, यानी अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है उसके अंदर। अब जब ऐसा होता है समाज में, तो उनसे छोटे जो लोग होते हैं वो उसकी पद प्रतिष्ठा से उसे बड़ा और आदर का पात्र मानते हैं। दूसरे जो होते हैं वो उसकी पद और प्रतिष्ठा को बड़ा और उसे आदर का पात्र मानते हैं। चाहे वह आदर का भाव उन छोटे लोगों के अंदर उनकी मजबूरी क्यों न हो, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, एक स्वाभाविक बात है। हम देखते हैं हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बड़ा है, तकड़ा है, जीवन के अंदर भौतिक सुख, अपार भौतिक सुख यदि किसी के पास है या अपार भौतिक साधन जिसके पास है, हम उसको बड़ा मानते हैं, दूर से उसको सलाम दुआ करते हैं, चाहे कोई राजनेता है, चाहे और कोई क्षेत्र के अंदर है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी लेखक है, वो थानेदार का बेटा है। वैसे भी घर से वो ठीक था, थानेदार का बेटा था, दबदबा रोब उसका पहले से ही था। उसका मित्र जो अपने गया है वो छोटी जाति से हैं, धर्मकार जिसको कह सकते हैं, जो गरीब भी है। अब जब बचपन के अंदर दोनों खेलते हैं तब उनके अंदर इस प्रकार जाति वर्ग धर्म संप्रदाय ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई अंतर उस समय नहीं था। कथानायक बड़ा होकर के इंजीनियर बन जाता है। अब यहां वो वापिस आता है उसी गांव के अंदर, अपने बाल सखा के साथ गुल्ली डंडा है वो खेलना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो खेलना शुरू करता है तो उसे अपने मित्र के खेल में वो पहले वाली बचपन वाली जो दक्षता हुआ करती थी खेल के अंदर वो अब दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है, उसे महसूस होता है, इंजीनियर को इस चीज का एहसास होता है कि वो खेल खेल रहा था, खेल खेलते समय वो पहले वाले अपने मित्र की जो चपलता थी, जो खेल की चंचलता थी, जो खेल की दक्षता थी, वो इस समय उभरनी चाहिए, लेकिन वो अब इस समय दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ
कि उसकी पद और प्रतिष्ठा है वो दोनों मित्रों के बीच में अंतर पैदा कर रही है। यानी उसकी जो अप्सरी है वो दोनों के बीच में एक तरह से क्या बन गई है, दीवार बन गई है। अब गया इस समय खेल नहीं रहा था, बल्कि उस बड़े अफसर का मन रखने के लिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन कोई भी गड़बड़ी करता, खेल के अंदर कोई धांधली करता, बिना विरोध के वो उसको मान लेता, स्वीकार कर लेता, सहन कर लेता। तात्पर्य उसकी पद और प्रतिष्ठा ने दोनों में असमानता का भाव है वो पैदा कर दिया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जो उत्तर है, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर है, वो लिख सकते हो। इसके बाद में फिर आगे एक प्रश्न और आता है, कथा नायक की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। कथानायक लेखक है, वही कथानायक का बेटा इसमें, तो उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी है, उसके व्यक्तिगत गुण बतानी है बेटा। कौन कौन से उसमें गुण हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। कई विशेषताएं हैं, कह सकते हैं। इस कहानी के कथानायक की चारित्रिक जो विशेषताएं है वो निम्न प्रकार से निम्नलिखित है। पहली बात तो ये बेटा कि कथानायक थानेदार का पुत्र है, थानेदार का पुत्र है, यानी उसका बेटा है। अब थानेदार का बेटा है, थानेदार की तनख्वाह अच्छी होती है। अब जिसके पिता की तनख्वाह अच्छी होगी तो उस बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। और आज देखिए बेटा, व्यक्ति समाज में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता है तो व्यक्ति के मूल्यांकन में, उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन में उसकी योग्यता, उसकी क्षमता आदि बातों को मापदंड के रूप में रखा जाता है। सिद्धांत ये कहता है चाहे आर्थिक पक्ष उसका कमजोर हो, यदि उसमें गुण है, योग्यता है, क्षमता है, तो सैद्धांतिक रूप से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने के ये मापदंड है। लेकिन युगीन परिस्थितियों के अनुसार हम देखते हैं कि अब व्यक्ति के मूल्यांकन के मापदंड है वो बदल गए। अब वो शाश्वत मूल्यांकन नहीं रहे हैं, उसकी जगह अब क्या आ गए हैं, भौतिक। और भौतिक के अंदर भौतिक साधन, ऐशो आराम के, जिस व्यक्ति के पास अच्छा घर है, बंगला है, कोठी है, कार है, जमीन जायदाद है, और दूसरी भी जीवन में काम आने वाले भोग विलासिता की बहुत सारी वस्तुएं हैं, या कोई बड़ा अफसर है, या और जिसकी आर्थिक आय ज्यादा है, यानी रुपया पैसा जिसके पास ज्यादा है, धन दौलत जिसके पास ज्यादा है, वह उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के क्या बन गए हैं, मापदंड बन गए हैं। आधुनिक युग के अंदर किसी व्यक्ति के मूल्यांकन का मापदंड अर्थ बन गया। अब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उसकी प्रतिष्ठा भी तो समाज में क्या होगी, अच्छी होगी। एक नंबर। दो नंबर, प्रेम और समानता। पहला, थानेदार का बेटा, इसके अंदर थानेदार का बेटा। दो नंबर, आर्थिक स्थिति मजबूत। दो नंबर, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। तीसरी, प्रेम और समानता। ये उसके चरित्र की तीसरी विशेषता, प्रेम और समानता। अब देखिए बेटा, बचपन से हमने देखा है कि जो लेखक है उसके चाहे वो छोटी जाति से कोई भी है, बाल सखा जो भी थे, उसके उन सब के प्रति उसके भीतर प्रेम का भाव था।
सबको वो समान मानता था, किसी के प्रति वो कोई भेदभाव जाति वर्ग धर्म आदि को लेकर के नहीं रखता है, मिलजुल के रहता है, सबसे मिलजुल करके रह करके और वो खेल खेलता है। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा ऐसा भी वो नहीं मानता है। ये उसके चरित्र की विशेषता है। इसके बाद में चौथा गुल्ली डंडे का खिलाड़ी, इसमें महारत हासिल है उसे बेटा, अच्छा वो खिलाड़ी है गुल्ली डंडे का, मतलब इसका वो शौकीन है। अपने साथियों के साथ सुबह ही वो निकल जाया करता था, कहानी के अंदर हमने पढ़ा है, खेलने में मस्त रहता था और इतना मस्त कि उसे खाने पीने की भी कोई फिक्र या चिंता नहीं रहती थी। इसके बाद में अगले जो हम विशेषता बताएंगे उसका गुण बताएंगे, बाल मित्रों और क्रीड़ा भूमि की स्मृति। यहां लिख देता हूं 5वां, ये 5वां बिंदु है बेटा, 5वीं उसकी विशेषता, जिसमें और क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा खेल का जो मैदान होता है बेटा, जहां वो खेल खेलते थे, स्मृति उसकी यादें। अब जैसे वो लौटता है, लौटने के बाद में इंजीनियर बनकर के गांव में आता है, आने के बाद में अपने बाल मित्रों जो बचपन में उसके साथी रही हैं और क्रीड़ा भूमि की याद में एक तरह से वो बड़ा बेचैन, बड़ा व्याकुल दिखाई देता है। जिले के दौरे पर आने पर वह एक डंडा यानी एक छड़ी उठा करके पुरानी जगहों, पुराने स्थानों को देखने के लिए निकल पड़ता है। पूछताछ करने पर उसके जो बाल सखा होते हैं जिनमें वो गया होता है, उसको खोज निकालता है। एक तरह से जो लेखक है वह उस भूमि से लिपट करके उससे मिलना चाहता है। और अंतिम नई जगह को देखने को उत्सुक बना। जब उसके पिता का तबादला हो जाता है तो वो अपने बाल सखा मित्रों को उस जगह को छोड़ करके अपने पिता के साथ अन्यंतर चला जाता है। उसके लिए नया वातावरण, नई जगह होती है और उस नई जगह को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। यहां आने के बाद में बहुत खुश होता है, यहां मन लगा करके पढ़ता है और यहीं से फिर वो आगे चल करके इंजीनियर बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में आगे के जो शेष है इस पाठ के प्रश्न उत्तर उनको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।